प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एतराम सिंह, सहआचार्य लोक प्रशासन श्री कल्याण राज्य के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज जो अपने टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे, वह है न्यायपालिका के कार्य। तो जैसा कि पिछले अध्यायों में जो अध्ययन किया गया है, जिनके बारे में बताया गया है कि सरकार के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनमें जो न्यायपालिका है, जो न्यायपालिका एक सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कानूनों की व्याख्या के साथ साथ जो कानूनों की रक्षा का जो दायित्व है वह मुख्य रूप से न्यायपालिका का ही है। और न केवल कानूनों की रक्षा करना बल्कि संविधान के अनुरूप कार्यों का संचालन करने वाले का जो दायित्व है वह न्यायपालिका का ही एक महत्वपूर्ण दायित्व माना गया है। इसके अतिरिक्त इसी संदर्भ में अगर बात करें तो न्यायपालिका की जो कार्य प्रक्रिया है वो व्यवस्थापिका व कार्यपालिका दोनों अंगों से हटकर जो महत्वपूर्ण कार्य पद्धति है उसके बारे में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं। क्यों किसी भी देश की जो न्यायपालिका होती है उस न्यायपालिका की भी अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति और मांग के अनुरूप भिन्न कार्यों का संपादन करती है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो न्यायपालिका है वो अपनी खुद की भी एक ऐसी व्यवस्था होती है किसी भी देश में, चाहे वो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो या अन्य किसी प्रकार की शासन व्यवस्था। उसमें ये देखा जाता है कि किस प्रकार वो अपनी जो कार्य प्रक्रिया है उस कार्य प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कार्य संपादन करती है। अगर दूसरे शब्दों में विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं में जो कार्यरत न्यायपालिका है, उन न्यायपालिका के जो कार्यों को उस देश के संविधान की जो प्रवृत्ति है या प्रकृति है, उस प्रकृति की जो राजनीतिक प्रणाली का जो स्वरूप है, उस स्वरूप की राजनीतिक सत्ता की जो संरचना और उसमें न्यायपालिका का जो संगठन है आदि, ये जो अनेक कारण हैं वो सभी कारण उस न्यायपालिका की जो कार्य प्रक्रिया है उस न्यायपालिका की कार्य प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। या फिर अगर हम बात करें तो उस देश की जो भी शासन प्रणाली है, उस शासन प्रणाली का जो भी स्वरूप है, उस स्वरूप का जो संरचना है वो न्यायपालिका, उस देश की न्यायपालिका उसको प्रभावित करती है। तो कुल मिला के अगर बात करें भारत के बारे में तो क्योंकि भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण जो संविधान का जो रूप है वो हमारे यहाँ दोनों प्रकार का पाया जाता है। क्योंकि विभिन्न देशों से जो संविधान, अलग अलग देशों की जो संवैधानिक जो प्रक्रियाएं थी उनमें जो अच्छे जो कानून या अच्छी जो नियम थे उनको सबको मिला के जो भारत का संविधान, जैसे अगर बात करें तो कहीं से लचीलापन या कठोरता भी, तो अलग अलग जो रूप संविधान में भी देखने को मिलता है। उस संविधान के अनुरूप हमारी जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, इस लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उस न्यायिक प्रक्रिया या न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण दायित्व और बढ़ जाता है। अगर बात करें तो संविधान का जो लचीला या अचल होना या राजनीतिक व्यवस्था का एकात्मक या संघात्मक होना या उनका लोकतांत्रिक या सर्वाधिकारवादी होना, तो न्यायपालिका के जो कार्य क्षेत्र हैं उन कार्य क्षेत्र को एक सीमा तक जो प्रभावित करने वाली जो निर्धारित जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुरूप ही वो कार्य करता है। तो उदाहरण के लिए अगर बात करें कि न्यायपालिका के जो विभिन्न जितने भी जो प्रभावी कारक हैं उन्हीं के अनुरूप या उन्हीं के अनुसार जो न्यायपालिका कार्य का जो संपादन करती है वो निम्न प्रकार अभिव्यक्त अध्ययन की दृष्टि से किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो बिंदु एक की बात करें तो पहला है जैसे कानूनों की व्याख्या करना। तो न्यायपालिका का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है व्यवस्थापिका द्वारा जितने भी जो कानूनों का निर्माण किया जाता है समय समय पर उन कानूनों की व्याख्या करने का दायित्व न्यायपालिका का होता है। दूसरा, अभियोगों का निर्णय करना, किस प्रकार जो भी अभियोग होंगे उनका डिसीजन करने का जो दायित्व निर्णय होगा वो न्यायपालिका का होगा। साथ ही संघीय व्यवस्था में केंद्र और जो इकाइयों के जो क्षेत्राधिकार हैं उन क्षेत्राधिकार संबंधी जितने भी जो विवाद होते हैं उन विवादों का जो निर्णय होगा वो निर्णय करने का दायित्व भी न्यायपालिका का ही
होता है, और जितने भी जो केंद्र या राज्य या विभिन्न राज्यों के आपसी जो मतभेद हैं, उन मतभेदों को दूर करने का जो कार्य होगा वो न्यायपालिका का ही कार्य होगा। साथ ही नागरिकों के जो अधिकारों की रक्षा, बिंदुवार 4 की बात करें तो संविधान द्वारा जितने भी जो नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन अधिकारों की रक्षा करने का जो दायित्व या जो कार्य है वो न्यायपालिका का ही होता है। और साथ ही मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, जो संविधान में जितने भी जो मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, उनकी रक्षा करने का दायित्व या उनको आगे रूप में क्रियान्वित जो आगे जो रूप है उसको कार्य करने का जो दायित्व है, वो भी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व संविधान में जितने भी जो वर्णित मौलिक अधिकार हैं उनका रक्षा करना न्यायपालिका का ही कार्य माना जाता है। साथ ही संविधान की भी रक्षा या संरक्षक के रूप में जो कार्य है वो न्यायपालिका का ही है। अगर बिंदुवार 7 की बात करें, जैसे परामर्श जो एडवाइजरी के जितने भी जो काम होंगे, परामर्श संबंधी जो कार्य होगा वो न्यायपालिका के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, या कि जो भी न्याय से संबंधित जो रिव्यू पिटिशंस लगाई जाती हैं, उन न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में जो प्रक्रिया होगी वो अंतिम रूप से न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में है। और इसके अलावा जितने भी जो कार्य होंगे न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित, वो भी न्यायपालिका द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो सरकार का ये जो तीसरा अंग है महत्वपूर्ण, जो न्यायपालिका, उसके ये विभिन्न कार्य हैं। और समय समय पर जो शासन व्यवस्था है, मान लो भारत की अगर हम बात करें, जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने के नाते यहाँ सरकार का जो तीसरा ये महत्वपूर्ण अंग है, इसका दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। धन्यवाद।